तो पिछली क्लास में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, उस जो रूल को हमने पढ़ा था उसके बेस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस दूंगा वो मेरे एग्जांपल रहेंगे। उसके बाद फिर अपन जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं और बुक के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स अ क्रिकेट प्लेयर Mr. X, a cricket player, is an Australian citizen. मिस्टर एक्स एक क्रिकेट प्लेयर है और वो कहां का सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन। ठीक है, कॉमा, कम्स टू इंडिया सिंस comes to India since 2010 every year for 100 days, sorry 120 days. You are required to determine the residential status of Mr. X for the असेसमेंट ईयर 2025-26। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और पहले तो मैं आप लोगों को ही बनाने दूंगा, चाहे बनाओ गलत बनाओ लेकिन बनाओ। मिस्टर एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेटर है, और वो कहां का सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। हर साल वो इंडिया आता है। कब से आ रहा है, 2010 से आ रहा है, और अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025। और हर साल आता है, 120 दिन रुकता है और चला जाता है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा था ना, सब बाहर के क्रिकेटर लोग आए हुए थे कि नहीं, तो कुछ दिनों के लिए रहते हैं, फिर लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वैसे मिस्टर एक्स भी जो है 120 दिन आता है फिर चला जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। ये जो डेटा दिया हुआ है इसके आधार पर आपको मिस्टर एक्स की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालनी है। कौन से साल के लिए, असेसमेंट ईयर 25-26, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा कहलाएगा, 24-25। तो मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपका जो जैसा दिमाग चल रहा है वैसा कैलकुलेट करो, फिर मैं सही तरीका बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये एग्जांपल जो मैंने दिया है ना, सेम क्वेश्चन आपको आपके पास्ट ईयर या बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बस नाम और डेट वेट थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। जल्दी बनाओ, भले गलत गलत जैसा बनाओ लेकिन बनाओ।
क्या है आंसर? ओ आर बी है, आपके हिसाब से एन ओ आर है और आपके हिसाब से ओ आर है। और ऑनलाइन वालों, आप लोगों का क्या आंसर आया है? देखो, हाँ, उसमें रेसिडेंट चेक करना है। चलो मैं एक बार बता दे रहा हूं, सब लोग समझो। हाँ हाँ, 840 दिन होगा। तो पहली कंडीशन पूरी हो रही, सेकंड हो रही है कि नहीं वो देखना है ना। हाँ, चलो देखो मैं बता रहा हूं, रेसिडेंट बनने के लिए, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बेसिक कंडीशन देखनी पड़ती है। ठीक है, पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन होना चाहिए? 182 डेज होना चाहिए। तो भाई ये हर साल आता है, 120 दिन रह के जाता है, तो पहली कंडीशन पूरी होगी क्या? 182 डेज वाली तो पूरी नहीं कर पा रही है भाई। क्यों? क्योंकि 120 दिन रहता है और फिर चला जाता है। बेसिक कंडीशन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन पूरी कर रहे कि नहीं बताओ मेरे को? 60 दिन प्लस 365 दिन वाली। 60 दिन कब देखते हैं? प्रीवियस ईयर में। और 365 दिन कब देखते हैं? प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में। तो हर साल आता है 120 दिन रहता है ना। तो यहां पर रहा 120 दिन, मतलब 60 दिन पूरा। अब ये 4 साल में कितना दिन रहा होगा? वो 480 दिन। तो ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, मतलब सेकेंड नंबर की कंडीशन पूरी हो गई। तो कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? रेसिडेंट बन जाता है। चलो रेसिडेंट बन गया। अब अपने को, अच्छा पेपर में ऐसा नहीं बनाना है, टिक विक नहीं मारना है, मैं तो अभी समझा रहा हूं कि दिमाग कैसे चलाना है, लिखना कैसे अभी मैं समझाऊंगा उसको। अब रेसिडेंट बन गया तो हमको ये चेक करना है कि वो ओ आर है कि एन ओ आर है। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? 7 साल में 730 दिन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, सॉरी एक गायब कर देता हूं यहां से। तो यहां रहा होगा 120, यहां रहा होगा 120 120 120 120 120 120। तो टोटल कितना कितने साल में? 7 साल में कितना दिन हो रहा है? 840 दिन हो रहा है। मतलब पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन क्या हो गई? 730 दिन वाली पूरी हो गई। अब सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। प्रीवियस ईयर छोड़ दो, 24-25, इसके पहले के जो 10 साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 साल में किसी भी 2 साल में ये देखो वो रेसिडेंट था कि नहीं था। अभी 24-25 को मत देखो, 24-25 में नहीं देखना, इस साल में चेक करो 23-24 में वो रेसिडेंट था कि नहीं था। हाँ, क्योंकि वो हर साल आता है, कितना दिन रह के जाता है? 120 120 120 120 120 120 120 120 120 और 120। ठीक है, तो इस साल, अब इस प्रीवियस ईयर में चेक करो, इस प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट था कि नहीं। तो यहां पहली कंडीशन पूरी कर रहे हैं क्या? 182 दिन वाली नहीं कर रहे, लेकिन सेकंड नंबर की कंडीशन पूरी कर दिया, 60 डेज वाली। और इसके पहले के 4 साल में चेक कर लो, 360 डेज था, 365 सॉरी। हाँ, तो इस साल में वो क्या था? रेसिडेंट। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अब इस वाले प्रीवियस ईयर में चेक करो वो रेसिडेंट था कि नहीं था। हाँ, 60 डेज। और इसके पहले के 4 साल में कितना दिन? 365 डेज।
यहां पर भी क्या था वो रेसिडेंट। अब पूरे 10 साल गिनने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 साल में चेक कर लो, रेसिडेंट अगर आ गया मतलब मान लेंगे उसका एडिशनल कंडीशन क्या हो गया, सेकंड वाला भी पूरा हो गया। तो ये भाई जो क्या कर रहा है, सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन भी पूरी फुलफिल कर रहा है। हाँ, तो 10 साल में 2 साल तक क्या था वो रेसिडेंट था, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई और ये वाली भी पूरी हो गई, तो क्या बन गया, ओआर बन गया। दिमाग इस तरीके से चलाना है, लेकिन पेपर में अगर ये सवाल आ गया तो ऐसा नहीं बनाना है। तो आज की क्लास का मेन मुद्दा है कि पेपर में जब क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर है, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं लिख के बताऊंगा प्रॉपर। कोई भी क्वेश्चन अगर आया, क्योंकि मैंने शुरू से बताया कि इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है वो नोट्स वाला, सॉरी अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट नहीं है, खाता नहीं खींचना पड़ेगा। तो कभी भी देखना हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने कभी कोई मूवी देखी जहां पर जज बैठा हुआ है, कोई अपराधी जो कटघरे में खड़ा है, वकील उसके लिए केस लड़ रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए जज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाओ। जज अगर है तो जज अगर कोई फैसला सुना रहा है किसी अपराधी के ऊपर, है ना, आरोपी के ऊपर, सॉरी अपराधी तो बाद में बनेगा, आरोपी के ऊपर अगर कोई जज फैसला सुना रहा है तो पहले बोलेगा इसको पहले फांसी लटकाओ, बाद में अपन सुनवाई करेंगे। ऐसे ही होता है। पहले क्या करेगा जज, पहले उसकी चीजों को समझेगा कि उसने क्या कांड किया है, चोरी किया है, मर्डर किया है, लूटपाट किया है कि क्या किया है। ये होने के बाद कानून के रूल्स को पढ़ेगा, लॉ को पढ़ेगा कि भाई चोरी के लिए क्या सजा है, मर्डर करता है तो कौन सी सजा लगेगी, है कि नहीं, कि चोरी के लिए मर्डर वाली सजा दे देंगे, जो किया रहेगा उसके हिसाब से सजा डिसाइड होगी, और सजा कहाँ लिखी रहती है, लॉ में लिखी रहती है। उसके बाद जज क्या करेगा, कंक्लूजन में। तो यहां पर इसके आंसर को देने का भी तरीका वही है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, ये कैलकुलेट करना सबसे पहला स्टेप। ठीक है, बस यही जो स्टेप है ना, यही सबसे दिमाग खपाने वाला स्टेप है। बाकी का स्टेप तो सब हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 और 2 के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देना ना, नहीं तो फिर बाद में आप लोग लिख नहीं पाओगे। स्टेप नंबर 1 और 2 के बीच में कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ देना, 10-12 लाइन। नेक्स्ट, राइट डाउन बेसिक कंडीशन। आपको क्या लिखना है स्टेप नंबर 2 में, जो बेसिक कंडीशन होती है ना वो एज इट इज छाप देनी, जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, जो मैंने लिखवाया है एज इट इज छाप दो यहां पे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 यहां पर लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन दोगे यहां पर ये आप बताओगे कि रेसिडेंट था कि क्या था, नॉन रेसिडेंट। स्टेप नंबर 3 में नॉन रेसिडेंट बन गए ना अगर, तो स्टेप नंबर 3 तक ही क्वेश्चन आके खत्म हो जाए, आगे जाना ही नहीं है। नॉन रेसिडेंट अगर बन गया तो स्टेप नंबर 3 के आगे जाना ही नहीं, बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर रेसिडेंट बन गया, देखो मैं एरो कहां से निकाला हूं, रेसिडेंट से निकाला हूं। ठीक है, अगर रेसिडेंट बन गया तो आप स्टेप नंबर 4 में आओगे। राइट डाउन एडिशनल कंडीशन।
राइट डाउन एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी कितनी मैंने बताई थी, एज इट इज छाप देना है, यहाँ पे जो मैंने बताया वही लिख देना है एज इट इज। दो एडिशनल कंडीशन हो गई। ये होने के बाद स्टेप नंबर 5 में आ जाओ। फिर से कंक्लूजन दोगे। इस कंक्लूजन में बताओगे कि वो OR था कि NOR। तो ये क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5 स्टेप में आपको अपने जवाब देना है, तब जाके नंबर मिलेगा। आप लोग बोलते हो ना सर नंबर नहीं मिलता, हम लिख के आते हैं, तो कारण क्या है? आंसर लिखना नहीं आता आपको। सही लिखना जरूरी नहीं, कॉलेज के समय में, कॉलेज के एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करना ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं खुद अभी एक MCOM का स्टूडेंट हूं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, तो मेरा 70 नंबर में से 61 नंबर आया था इनकम टैक्स में। अभी दिसंबर जनवरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूं, और कॉलेज में शायद, अभी कॉलेज में बुकलेट आई नहीं है, तो शायद मेरा फर्स्ट रैंक भी लगा है, ठीक है। कहां से कर रहा हूं मैं? महंत कॉलेज से कर रहा हूं MCOM। 70 में 61 नंबर आया है इनकम टैक्स में। तो नंबर काटा कहाँ है मालूम है? पूरे में पूरा नहीं देते करके नंबर कटा है। मेरा क्वेश्चन पेपर पूरा सही बना, ठीक है। तो मैं जो तरीका सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और ये बता रहा हूं इनकम टैक्स के पेपर की बात बता रहा हूं, तो वो आप अगर फॉलो करोगे तो आप लोगों को भी इतना नंबर आ सकता है, ठीक है। हाँ, MCOM में BCOM फर्स्ट ईयर की चीजें बस रिपीट नहीं होती, बाकी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर से लगभग सारी चीजें रिपीट होती है, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन में ना स्टेप नंबर 2 से लेकर 5 तक चीजें सेम रहेगी। मतलब स्टेप नंबर 2 तो सेम रहेगा, बेसिक कंडीशन लिखनी बस है, कॉपी पेस्ट करना है। स्टेप नंबर 4 भी कॉपी पेस्ट वाला काम है। कंक्लूजन जो होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन में वो बंदा रेसिडेंट ही बनने वाला है। अच्छा, एक चीज और है, स्टेप नंबर 3 में आप जब आओगे तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, तो 4-5 में जाने की जरूरत नहीं है ना। और रेसिडेंट है तभी आप 4-5 में जाओगे, क्योंकि आपको वहां पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो OR है कि NOR है। मैंने यहां पर जगह क्यों छोड़वाया, उसके पीछे कारण है, समझो। सबसे दिमाग खपाने वाला अगर काम है, अभी तो मैं आप लोगों को जो एग्जांपल दिया था ना, इसमें पका पुकाया आइटम दे दिया था मैं आपको। मतलब आपको दिन गिन के दे दिया था मैं कि हर साल आता है, 120 दिन रह के जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डेट दी रहेगी, इस डेट को आया था, इस डेट को चला गया, इस साल में इस डेट में आया था, इस साल में इस डेट को गया। तो आपको 2 डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितने दिन इंडिया में था, कितने दिन इंडिया में नहीं था। तो उसी को ही मैंने यहां पर क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। तो सबसे पहली बात ध्यान से समझना, ये हमारा एक साल है, साल कब चालू होता है? अप्रैल में, और खत्म कब होता है? मार्च में। एकदम लॉजिकल है, समझना। ये बंदा है, इसका अपन डेज ऑफ स्टे इन इंडिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अप्रैल, मई, जून में रहा इंडिया में। 1 सितंबर को वो कहां चला गया? अमेरिका। अप्रैल, ये पूरा साल है हमारा। ये बंदा अभी कहां रहता है? इंडिया में रहता है। 1 सितंबर जैसे ही आया, 1 सितंबर, वो कहां चला गया? अमेरिका चला गया। और लौट के वापस कब आया? 31। लौट के कब आया? एक काम करते हैं, यहां पे 31 जनवरी कर दो। 31 जनवरी को वापस आया। और ये था प्रीवियस ईयर 24-25। चलो कैलकुलेट करके बता सकते हो कितने दिन इंडिया में था और कितने दिन इंडिया में नहीं था। तो एक चीज समझना, ये जो बीच का समय है, ये पीरियड इंडिया में था क्या? नहीं था। इस पीरियड में इंडिया में था। तो अपने को कितने दिन इंडिया में था वो निकालना है, कितने दिन नहीं था वो नहीं निकालना है। करो कैलकुलेट। अर्चना, भावना, फैजिया, हनीश,
लवन्या, मेघा, मुस्कान, नवाब, यूवी। आपका आंसर कितना है? 153। इंडिया में था कि नहीं था? हाँ ठीक है, मैं भी करूंगा कैलकुलेट, पहले आप लोगों से ट्राई कर पा रहा हूं। आप करो नीतीश। आपका 181 आ रहा है, देखते हैं। चलो मैं बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, पहला कॉन्सेप्ट है, तो मेरे को बता लेने दो। देखो इधर क्या होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितना दिन होता है। ये पता है कि नहीं? आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। काउंटिंग ऐसे मुट्ठी बनाना, ऊपर जो आएगा वो 31 दिन का महीना होगा और नीचे जो आएगा वो 30 दिन का महीना होगा। तो स्टार्ट करेंगे जनवरी से। जनवरी कितने दिन का महीना है? 31। फिर फरवरी, फरवरी एक्सेप्शन है, तो फरवरी कितने दिन का महीना होगा? 28। और लीप ईयर अगर आ गया तो 29 दिन का होगा। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब जुलाई के बाद फिर अब अगस्त में जाओगे तो अगस्त भी कितने दिन का महीना होता है? 31। तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 31 से होते हैं। फिर जुलाई के बाद अगस्त आया, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, नहीं अगर पता है तो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में कितना दिन होता है? 31। इसमें कितना होगा? 28 या फिर 29। इसमें कितना होगा? 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। ठीक है, ये नोट कर लेना कहीं पे आप लोग। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताया कि फरवरी में कभी कभी 28 दिन होता है और कभी कभी 29 दिन होता है। तो लीप ईयर अगर होगा तो 29, बाकी नॉर्मल ईयर में कितना होगा? 28। तो अब मैं पूछूंगा 2025 लीप ईयर था कि नहीं था? हाँ, कोई भी एक साल का नाम ले दूंगा, बताओ लीप ईयर था कि नहीं? 1996, 1996, बताओ लीप ईयर था कि नहीं था? सिंपल सा तरीका है, जो साल में आपके सामने रखा ना, डिवाइड बाय 4 करो। डिवाइड बाय 4 करो, जैसे मैं बोल दिया 2025, डिवाइड बाय 4 करो। आंसर क्या आया बताओ मेरे को? 506.25 आया। एक साल और रख रहा हूं, 2024 रख रहा हूं, इसको डिवाइड बाय 4 करो, कितना आएगा? 506। एग्जैक्टली डिवाइड कौन सा हो गया? ये हुआ कि ये हुआ? तो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है ना, तो ये लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है। आ गई बात समझ में? एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ, तो 2025 कोई भी साल अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया मतलब वो लीप ईयर, और एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ मतलब क्या है? वो नॉन लीप ईयर है। तो ये आप लोगों को पता रहेगा ना। ये मेरे को लिखवा, मैं बताया अभी क्लास स्टार्ट करने के पहले कि कुछ रूल ऐसे हैं जो मैं लिखवा नहीं सकता, तो ऐसे कुछ कुछ रूल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या होता है, जिस दिन वो बंदा, हम अभी कर क्या रहे, हम भटक तो नहीं गए, कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले तो कौन से महीने में कितना दिन होता है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, ये सब देखना पड़ेगा। दूसरा चीज, जिस दिन वो बंदा इंडिया छोड़ के गया उस दिन को बोलते हैं हम डे ऑफ डिपार्चर। क्या बोलते हैं? डे ऑफ डिपार्चर। डे ऑफ डिपार्चर।
और जिस दिन वो बंदा इंडिया आया उसको बोलते हैं डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर और दूसरा डे ऑफ अराइवल। तो जब हम नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करते हैं तो डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर दोनों को ये मानते कि वो इंडिया में था, छोड़ना नहीं है उन दिनों को गिनने के लिए। समझ में आई बात? डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर को इंडिया में है ऐसा माना जाता है। ठीक है, दो आप लोगों ने अगर कैलकुलेट किया होगा तो ये दोनों दिन को इग्नोर कर दिया होगा, तब आपके आंसर में 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दिन को भी गिनना है इंडिया में था और इस दिन को भी गिनना इंडिया में था। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, साइड में रख देता हूं ताकि आप लोग बाद में कभी रिफर करोगे। एक तो समस्या ये है कि बच्चे लोगों के लिए इतने मेहनत से नोट बनाओ और बच्चा पढ़ता नहीं नोट, है ना, नहीं पढ़ते हो, इस वजह से क्या होता है फिर आप लोगों को छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, जबकि नोट्स में हर चीज वो लिखी हुई रहती है। चलो, तो सबसे पहले डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर day of arrival, day of departure should be included in period of stay in India। ठीक है, सेकेंड, कभी भी आप कैलकुलेशन करना चालू करोगे, मान लो क्वेश्चन अभी अपन ने एक बनाया था, ये आदमी कब से आ रहा है इंडिया में, ये आदमी कब से आ रहा है 2010 से, तो आप कैलकुलेशन 2010 से स्टार्ट करना चालू करोगे। अभी कौन सा साल चल रहा है 25, तो 15 साल की कैलकुलेशन करोगे। कभी कभी कोई क्वेश्चन में 2002 दे देगा, कभी कभी कोई क्वेश्चन में 1985 दे देगा, तो क्या उतने लंबे समय से कैलकुलेट करते 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 आओगे क्या? नहीं, हमको अपनी कैलकुलेशन रिवर्स ऑर्डर पे चलानी है। तो आपको कभी भी पुराने समय से स्टार्ट करते हुए प्रीवियस ईयर तक नहीं आना है, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करके पिछले सालों में जाना है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, समझो क्या कारण है। हमारी पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, किस साल की बात करती है, प्रीवियस ईयर। सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन हमको पिछले 4 साल तक खींच के ले जाती है। फर्स्ट नंबर की एडिशनल कंडीशन पिछले 7 साल तक खींच के ले जाती है, और सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन पिछले 10 साल तक खींच के ले जाती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने साल तक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 10 साल। भले ही क्वेश्चन में क्यों ना आपको 25, 30, 50 साल का डेटा दिया रहा है, आपको मैक्सिमम कितना पीछे जाना है, 10 साल तक जाना है। लेकिन 10 साल भी तभी जाओगे, 10 साल भी आप तभी जाओगे जब क्वेश्चन में 10 साल भी आप तभी जाओगे जब आपको पता चल गया बंदा नॉन रेसिडेंट है। मतलब प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या 60 दिन से कम रह गया, तो पता चल गया वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। तो आपको फिर आगे जाने की भी जरूरत नहीं, मतलब जहां तक हमारी जरूरत पूरी नहीं होती वहीं तक जाना है। हमारी जरूरत जहां पूरी हो गई वहां स्टॉप कर देना। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल जाओगे। कभी कभी पता चला प्रीवियस ईयर में 10 दिन बस रहा है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा, 10 दिन। तो 10 दिन रहा तो बताओ पहली कंडीशन पूरी हुई बेसिक वाली, नहीं। दूसरी हुई, नहीं। तो आपको भले ही क्यों ना पुराना डेटा दे रहा है, आप दूसरे साल को कैलकुलेट ही नहीं करोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करके पता चल गया नॉन रेसिडेंट है, तो आगे जाना ही नहीं है अपने को। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेज शुड बी started sorry calculation of days should start from
प्रीवियस ईयर इन रिवर्स ऑर्डर अप टू मैक्सिमम 10 ईयर। मैक्सिमम कितने साल तक? 10 साल तक। तीसरा, बी केयरफुल इन केस ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर के केस में अपने को थोड़ा सा यहां पे केयरफुल रहना पड़ेगा। लीप ईयर के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय नॉन लीप ईयर के केस में साल में 365 दिन होता है और लीप ईयर के केस में साल में कितना दिन होगा? 366 दिन होगा। तो उसका अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ये पूरा एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का पैटर्न है। इसी फॉर्मेट को ही फॉलो करना है आपको। अच्छा, दिन गिनने समय आपको क्या जरूरी है कि कंटिन्यूअस डेज होना चाहिए? जरूरी नहीं कंटिन्यूअस डेज होना चाहिए, मतलब टुकड़े टुकड़े में भी रहा तो भी हम मानेंगे कि वो टोटल कितना दिन रहा इंडिया में, है ना। मतलब अपने को बेसिक कंडीशन में कितना दिन देखना है? 182 दिन देखना है ना। तो मान लो अप्रैल में रहा 30 दिन, मई जून जुलाई में गायब था, अगस्त में आया, सितंबर में अगस्त सितंबर मिला के रहा कितना दिन? 50 दिन। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके साल भर में गिनना है 182 दिन हो रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डेज होना चाहिए 182 का। ठीक है, चलो, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने लॉजिकली अपने दिमाग से सॉल्व कर दिया था, लेकिन उसको अगर पेपर में लिखने वाली बात आ गई तो लिख के कैसे दिखाओगे? तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं पूरा डिटेल में। देखो, सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कौन सा था हमारा? 2024-25। कितना दिन रहा? ये तो पका पुका है क्वेश्चन था। 23-24 लिखो, अब 120 दिन। 22-23 लिखो, कितना दिन? तो यहां पर अपन क्या लिखते जाएंगे कि 2005 तक? कहां से दिया? 2010 से दिया ना, तो क्या 2010 तक चलते जाए? वैसा जहां तक जरूरत है वहीं तक ही चलो, बस उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से 7 साल तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो 23-24 के बाद क्या था? 21-22। उसके बाद क्या था? 20-21। उसके बाद क्या था? 19-20। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या था? 18-19। हर साल कितने कितने दिन रहा? 120 120 120 120। चलो, ये हमारा काम हो गया, क्योंकि ये दिन दिया हुआ था इसलिए हमने ऐसा किया। स्टेप नंबर 2, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन पहली नंबर की क्या बोलती है? एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे, जो मैंने कल लिखवाया था। बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? एज इट इज अपने को कॉपी करना है। स्टेप नंबर 3, अब देखो, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में मान के चलो आप लोगों ने लिख लिया है। स्टेप नंबर 2 में पहली बेसिक कंडीशन कितनी बोलती है? और सेकेंड वाली 60 + 365 ड्यूरिंग 4 ईयर्स, है ना। बताओ, पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? सेकंड भी हो रही है,
तो आप कैसे लिखोगे देखना कंक्लूजन। कंक्लूजन फ्रॉम द above calculation of days of stay in India and basic condition, it can be concluded that Mr. X is satisfying both the basic condition. सॉरी, फर्स्ट नहीं कर रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। सेटिस्फाइंग सेकेंड बेसिक कंडीशन, एंड मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट। बस इतना लाइन लिखना है, बात खत्म हो जाएगी। अब रेसिडेंट बन गया ना रेसिडेंट, तो स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन पहली क्या बोलती है? 730 दिन वाली। एज इट इज कॉपी करना है, ऐसे लिखना नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको पूरा पूरा टेक्स्ट लिखना है उसका ना। और सेकेंड नंबर की क्या बोलती है? 10 साल में 2 साल तक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहां पर लिखोगे स्टेप नंबर 4 में, सॉरी स्टेप नंबर 5 में कंक्लूजन। हाँ, डाउट है? अब यहां पर वापस से कंक्लूजन लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल कंडीशन को यहां पे मिक्स करके लिखोगे। फ्रॉम द above calculation and additional condition, it can be concluded that Mr. X is satisfying both the additional condition, hence Mr. X is a रेसिडेंट। ठीक है, एक छोटी सी चीज और लिखनी पड़ेगी, पहले इसको कॉपी कर लो। ये देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन गया इतने से क्वेश्चन का। ठीक है, छोटी सी चीज, हाँ छोटी सी चीज और लिखनी पड़ेगी, बेसिक कंडीशन के ऊपर में लिखनी पड़ेगी। छोटी सी चीज और लिखनी पड़ेगी बेसिक कंडीशन के ऊपर। A person becomes या called as, sorry become ही लिख लो, becomes resident if he satisfies any or both basic condition, एनी और बोथ बेसिक कंडीशन। एनी वन लिखना ना, एनी वन और बोथ बेसिक कंडीशन। ये लिखने के बाद आप बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन के ऊपर लिखना यहां पर लिखना अ पर्सन इज सेड टू बी ordinarily resident
इफ ही सेटिस्फाई both the additional condition। ठीक है, बस ये आपके सॉल्यूशन का आंसर। ऐसे ही करके बस अब मालूम है क्या चेंज होने वाला है, हर क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होगा, स्टेप नंबर 1, और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन चेंज करना है, बाकी पैटर्न हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब आने वाली जो क्लास है ना, इसमें मैं अब आप लोगों को बुक के क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब जो नियम कानून समझाना था, क्वेश्चन कैसे बनाना था, वो सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।